नमस्कार बच्चों, देखिए आगे आपकी कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की हुई थी और पहली कविता थी नदी के दीप, दूसरी कविता थी आपकी कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, तीसरी कविता, चौथा आपकी कविता है हिरोशिमा। जो हिरोशिमा का नाम सुने होंगे, ये जो अज्ञे द्वारा सृजित कविता हिरोशिमा है, उनकी भाव दृष्टि एवं रचना प्रक्रिया थोड़ा सा देखिए हम सामने नहीं आ रहे हैं या फिर ये बारिश का मौसम है, बादल से परछाई आ रही है तो इस वजह से वीडियो नहीं, आप आवाज़ सुनिए कि देखिए इसमें दिया है कि हिरोशिमा उनकी भाव दृष्टि एवं रचना प्रक्रिया को एक साथ रेखांकित करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के नगर हिरोशिमा पर बम गिराया था, जिससे विशाल पैमाने पर धन जन की अपरिमित क्षति हुई थी। जहाँ तक कि हिरोशिमा का नाम आप लोग सुने होंगे, जब ये घटना अक्सर न्यूज़ में भी, पेपर में भी और हिरोशिमा पे कितना लिखा भी गया है। आज तक हिरोशिमा उनकी यंत्रणा और संत्रास को झेल रही है। जापान की एक जगह है, लोग बताते हैं कि आज भी वहाँ के लोग विकलांग हैं, विकलांग और जो उनकी आनुवांशिक मतलब उनके जो बच्चे भी हो रहे हैं वो भी विकलांग हो रहे हैं, क्योंकि उस दृश्य को संत्रास को अभी भी झेल रहे हैं। 50 वर्ष का लंबा अंतराल बीत जाने पर भी वहाँ के दृश्य देखने वालों का दिल दहला देते हैं। आगे की यह कविता उसी भावभूमि पर आधारित है। मानवीय त्रासदी की व्यंजक इस कविता हिरोशिमा में कवि जहाँ एक और उस एटम बम के मार की भयावह स्थिति का बिंब रचता है और दूसरी ओर यह कविता की रचना प्रक्रिया। जैसा कि 16 जुलाई 1945 की सुबह 5:20 पर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में अल्मागोर्दो के रेगिस्तान में हुए एक विस्फोट ने मानव को एक ऐसा संहारक अस्त्र दिया जो अणुबम के नाम से जाना गया। ये मानव ही मानव क्या संताप करिया कहा कि इस बम के जनक थे डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर और एक महीने में भी कम समय में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को एनोला गे नामक V-29वीं श्रेणी के अमेरिकी विमान द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर यह अणु बम गिराया। इस बम के विस्फोट और उससे पैदा हुई गर्मी ने आसपास की सब चीज़ों को मोम की तरह पिघला दिया। इसकी आग ने 4 वर्ग मील के क्षेत्र को पूरी तरह फूंक दिया और लगभग 80,000 आदमियों को तत्काल मार डाला। सोचिए कितनी भयावह स्थिति थी, तथा इतने ही लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम डाला। उसने 35,000 लोगों की जान ली और 49,000 घायल हुए। पर विनाश की यह कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। यहाँ पे आणविक रेडियो धर्मिता का प्रभाव इतना घातक और दूरगामी हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे अपंग और कैंसर रोग के साथ पैदा हुए। हिरोशिमा और नागासाकी का यह विनाश, हिरोशिमा और नागासाकी में हुए नरसंहार ने जापानी लेखन और कलाओं को जो भी होना भी चाहिए था काफ़ी प्रभावित किया, जो कि होना भी चाहिए था नहीं, और उनकी रचनाओं में इसकी अभिव्यक्ति लगातार होती रही। यही नहीं, विश्व के अन्य देशों के लेखकों ने भी इस अमानुषिक कार्य का चित्रण अपने लेखन में किसी न किसी रूप में किया है। यद्यपि अपने यहाँ भारतीय विशेषकर हिंदी लेखन में इस घटना का असर काफ़ी सीमित रहा है, फिर भी अज्ञे द्वारा 1949 में लिखी कविता हिरोशिमा भारतीय लेखन द्वारा इस घटना का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें इन्होंने, देखिए ये घटना थोड़ा सा बता दे रहे हैं इस कविता पढ़ने के बाद कि ये कब हुआ था और उससे संबंधित क्षण के महत्व को वर्णित करती है। उन्हीं के शब्दों में पिछले वर्ष जापान जाने का अवसर मिला अज्ञे जी को, जो हीरानंद वात्स्यायन हैं। ये कुछ समय के लिए जापान टूर पे गए थे, घूमने के लिए गए थे, उसी समय का वर्णन है। इन्होंने कहा कि जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वहाँ अस्पताल देखा, वहाँ वो गए थे घूमने के लिए और वहाँ उन्हें हिरोशिमा भी गए और वो अस्पताल भी देखे जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। इस पर प्रत्यक्ष अनुभव तो हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। कम से कम कृतिकर के लिए अनुभव तो घटित का होता है। यह अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ, जो आंखों के सामने नहीं आया और जो घटित के अनुभव में नहीं आया। वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है।
तब यह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा ने सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसी प्रत्यक्ष अनुभूति की कमी थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा, एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट के बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थों की किरणें उससे रुद्ध हो गई होंगी और जो आसपास आगे बढ़ गई होंगी, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया होगा। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाग बनकर उड़ा दिया। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसा पत्थर पर लिखी गई। समय से दुखांत लिख गया और उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अगे जी ऐसा कहते हैं, इसी में वह व्यवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं अपने को अलग कर न सका। अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे इन्होंने कविता, जब वो अनुभूति किया, उसको देखकर उन्होंने अनुभूति जो की, तब उन्होंने कविता लिखी। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, फटी मिट्टी से जो मानव द्वारा बम बनाया गया था, अणु बम बनाया गया था, वो सूरज की भांति निकला। उसके हजारों सैकड़ों सूरज की भांति उसमें रोशनी थी जो परमाणु बम बना था। अरे वो क्षितिज पर नहीं, क्योंकि सूरज क्षितिज पर जैसे लगता है, जहाँ पृथ्वी और सूर्य आज जहाँ पृथ्वी और आकाश छू रहे हैं, ऐसे सूर्य निकलता है। लेकिन नहीं, यहाँ फटी मिट्टी से छायाएं मानव जन की दिशाहीन। अरे ये क्षितिज पर नहीं, ये फटी मिट्टी से निकला है। ऐसा सूरज था जो सैकड़ों सूरज की रोशनी आग लिए हुआ था, ज्वाला लिए हुआ था। छायाएं मानव जन की, वहाँ पे जो मानव जन की छायाएं थी, जो पत्थरों पे जब चारों तरफ मैंने देखा, जो छाया मानव जन की छाया दिशाहीन, मतलब बिना दिशा की चारों तरफ पड़ी हुई हैं, सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था, वह सूरज नहीं था, नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर में। कहते हैं वो वर्षा, वो सूरज पूरब से उगने वाला सूरज नहीं था, वो तो ऐसा वर्षा जो बीचों बीच नगर में, बीचों बीच नगर के बीच में काल सूर्य के रथ के, जो काल सूर्य के रथ के भांति आया, जिसके पहियों जो अरे टूट कर चारों तरफ क्या हो गए, बिखर गए हों दसों दिशा में। जिसके अरे जो पहिए टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कह रहे हैं कुछ क्षण का वो जो उदय था वो अस्त होगा। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, केवल एक प्रज्वलित क्षण में ही वो सारा जो सूर्य था, जो उगा था, वो क्या हो गया, कुछ क्षण के लिए उदय अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, ऐसा रोशनी, ऐसी दोपहरी जो दोपहरी को भी सोख लेने वाला। फिर छायाएं मानव जन की, फिर इसके बाद क्या हुआ, मानव जन की सिर्फ छायाएं रह गई, नहीं मिली लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। जो उनकी लाशें थी जैसे दिखाई नहीं दी, बस उनकी छायाएं पड़ी रह गई। जैसे पत्थरों पे, सड़कों पे जो उनके जो निशान थे, उससे पता लग रहा था कि ये मानव ऐसे लेटा रहा होगा, ये मानव खड़ा रहा होगा, जे यहाँ पे था, उसकी बस छायाएं थी, नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। कहते छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। कहते हैं कि झुलसे हुए पत्थरों पर अभी भी लिखा हुआ है कि कितने लोग कहाँ पे किस दिशा में मरे हैं। उजड़ी सड़कों की गज पर, उजड़ी सड़कें जो हैं उनकी जो नुकीली जगह हैं, वहाँ भी गज पे भी क्या है, उनकी छाएं पड़ी हैं। मानव का रचा हुआ सूरज, ये मानव का रचा हुआ सूरज था जो मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। हिरोशिमा कविता दिल छू लेने वाली, दिल दहलाने वाली अज्ञे जी की ये कविता उनकी संवेदना को झकझोर के रख देती है। और यहाँ पे जो कवि है, इसमें जो कवि है उसको कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, क्षितिज पर नहीं, जहाँ पे पृथ्वी और सूरज छूते हैं वहाँ पर नहीं, बल्कि ये फटी मिट्टी से, जहाँ छायाएं मानव जन की, और ये फटी मिट्टी से निकला मानव का निर्मित सूरज। और कहते हैं कि जिसकी छायाएं फटी मिट्टी से, छाएं मानव जन की, दिशाहीन, जो चारों दिशाओं में दिशाहीन होकर बिखरी हैं,
सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वो सूरज नहीं था जो उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर में। कहते हैं वो सूरज नहीं था जो पूरब में उगा था। यहाँ पे एक सहसा, एक अचानक से एक दिन परमाणु बम जो सूरज की भांति, सैकड़ों सूर्य की भांति जो रोशनी लिए हुए हैं, अरे क्षितिज पर नहीं फटी मिट्टी से। वो क्षितिज पर जहाँ सूर्य और पृथ्वी मिलते हैं वहाँ पर नहीं, बल्कि फटी मिट्टी से निकला वो सूरज छायाएं मानव जन की, जो मानव जन की छायाएं ली हुई, दिशाहीन अस्त व्यस्त। यहाँ पे देखिए कवि फिर एक बार बताते हैं, एक दिन सहसा, एक दिन अचानक सूरज क्या हुआ, निकलता है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। एक ऐसे सूरज का वर्णन हो रहा है जो क्षितिज पर नहीं, फटी मिट्टी से निकला और छायाएं मानव जन की, और छायाएं मानव जन की दिशाहीन अस्त व्यस्त पड़ी मिली, सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वो ऐसा सूरज नहीं था जो पूरब में निकला था। वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर में, वो ऐसा था जो बीचों बीच नगर में बसा था, नहीं उगा था पूरब में। वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ में, जो काल सूर्य था उसके रथ पे सवार होकर पहियों के जो अरे टूटकर, जो पहियों के जो अर थे वो क्या हुए, चारों तरफ बिखरे हुए टूटकर पड़े हुए हैं। और जो सूर्य का जो रथ है वो जैसे लग रहा है चारों तरफ उसकी किरणें बिखर गई हैं, टूट टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, और बिखर गए हों जो दसों दिशाओं में बिखर गए हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त हो गया, और कुछ क्षण का जो उदय जो सूर्य का था, जैसे ही परमाणु बम गिरा और कुछ क्षण के लिए सब कुछ तहस नहस कर दिया, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, और एक बस एक क्षण की जो प्रज्वलित, एक क्षण के लिए जो सूर्य उगा था वो क्या हो गया, अस्त हो गया। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, ऐसी दोपहरी जो दृश्य को क्या करती है, सोख लेती है। यहाँ पे वर्णन करते हैं कि छायाएं मानव जन की, छायाएं जो हैं वो मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, और मानव जन की जो छाया है वो लंबी हो होकर नहीं मिटती। मानव ही सब भाप हो गए, जैसे मानव ही सब क्या हो गए, भाप बनकर उड़ गए हैं। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। कहते हैं कि छायाएं तो अभी मालूम दिखती हैं, क्योंकि जहाँ पे जो व्यक्ति की जहाँ अंत हुआ है, जहाँ पर व्यक्ति का मतलब जो लाशें बिछी हुई हैं, वो छायाएं से पता चलता है कि किस पत्थरों पे कौन कहाँ था, खड़ा था। इस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, अवाक हो गया। यहाँ पे जो कवि है वो अवाक हो गया। कहते हैं कि अवाक इतिहास जैसे भीतर ही कहीं सहसा कहते हैं एक जलते हुए सूर्य सा उग गया और डूब गया। मैं कहूँ कि इस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में स्वयं हिरोशिमा को विस्फोट का भोक्ता बन गया। कहते हैं हिरोशिमा एक अर्थ में मैं स्वयं जैसे उस समय लग रहा था कि मैं वहाँ का भोक्ता बन गया हूँ, मैं खुद वहाँ बन गया हूँ वहीं का। कहते झुलसे हुए पत्थरों पे मैं भी उसका एक वक्त हो गया कि इसी में वह विवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र में बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। कहते हैं मुक्ति से बढ़कर ये जो है संवेदना में आ गई। मानव को इसमें दिया है कि बुद्धि के क्षेत्र में, संवेदना क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं अपने को अलग न कर सका। कवि कहता है कि मैं जब उस चीज़ को आंखों से देखा तो ऐसे लगा कि मैं वहीं पे हूँ और ये मैं भी उस घटना का एक पात्र हूँ, और वैसा ही मेरे सामने वैसी ही सारी स्थिति बन के सामने उभर के आ गई। क्योंकि देखिए दिया है कि ऐसा उस समय जो हुआ था कि जो दिशाहीन जितनी भी लाशें थी वो दिशाहीन सभी तरफ पड़ी हुई थी। अब वह सूरज नहीं उगा था। अब ये सूरज नहीं था जो कि उसकी शक्ति ऐसी थी जो कुछ क्षण का वह उदय, केवल एक प्रज्वलित क्षण, जो एक प्रज्वलित मतलब थोड़े सा 1 मिनट का जो आया, कुछ क्षण के लिए आया और सब सारे दृश्य वहाँ का सोख ले गया। जितने भी प्राणी थे, जितने भी जीव जंतु थे, सबको क्या हुआ, भाप बनाकर सोख लिया। लास्ट लाइन देखिए इसमें थी, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। ये हिरोशिमा कविता इनकी चर्चित कविता है, जिस पर कई कवियों ने लिखा था कि बिखर गए हों दसों दिशाओं में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाला।
देखिए दृश्य सुख लेने वाली ये घटना, इसमें कवि कहते हैं कि जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया। हिरोशिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मैंने वहाँ पे एक अस्पताल देखा। उस अस्पताल में जो रेडियम पदार्थ से आहत लोग थे, जो रेडियम पदार्थ से जो अणु बम बनाया गया था, उससे जो आहत थे, वर्षों से कष्ट पा रहे थे, इस पर प्रत्यक्ष अनुभव तो हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ होती है। कहते हैं अनुभव से अनुभूति जो होती है गहरी होती है। इसमें कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति जो होती है संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। ऐसा कहा गया है कि जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ, जो आँखों के सामने नहीं आया और जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ गया, तब यह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। ये हमारे सामने तो नहीं घटित हुआ और ना ही ये मैंने देखा इसको, लेकिन यह मैं कल्पना में ऐसा वहाँ की अनुभूति मैं करता हूँ, तो वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ गया और वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसा ही मेरे सामने आया तो जो मेरी अनुभूति थी वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आ गई, प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखने लगी कि इस समय उस समय ऐसा हुआ होगा। अब देखिए, तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा मैंने। हिरोशिमा में हिरोशिमा में सब देखकर भी मैंने तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसी प्रत्यक्ष अनुभूति की कमी थी। यही प्रत्यक्ष अनुभूति मुझे बाद में मिली जब मैं वहाँ से निकला और अस्पताल गया। फिर इसके बाद सोचा, तब कह रहे हैं कि फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा। उस समय मुझे हिरोशिमा में, जो हिरोशिमा नगर में घूमे, मुझे वो अनुभूति नहीं हुई। जब मैं वो सड़क पर घूमते हुए देखा, एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा था, जैसे विस्फोट में बिगड़े हुए रेडियोधर्मी पदार्थ जो है, किरणें उससे रुद्ध होंगी जो आसपास के आगे बढ़ गई होंगी। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया होगा, जो व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनकर उड़ा दिया। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई है, जैसे सारा दुख में जो वहाँ पे उस समय जो घटना हुई थी, जैसे लग रहा था कि सभी पत्थर पे रख दी गई हो। और उन्होंने कहा कि देखिए, एक अर्थ में स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया कुछ समय के लिए। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा का विस्फोट भोक्ता बन गया। जैसे लगे, एक क्षण के लिए लगा कि मैं भी उस समय था, जो घटना घटित हुई थी तो उस समय मैं भी था। और धीरे धीरे कहते हैं किसी में वह व्यवस्था जागी और भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र में बढ़कर कहते हैं बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैंने उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे ये अज्ञे ने रचना लिखी थी। स्पष्ट है कि अज्ञे की यह कविता, उनकी संवेदना, उनकी रचना प्रक्रिया क्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है। अब देखिए, इसमें दिया है कि जैसे चने इसमें जैसे बिलोकिन से छां अपने तन की, इसमें तलवाना दिया हुआ है, गच दिया है किसी नरम या मुलायम चीज़ में, किसी कड़ी नुकीली पैनी नज़र का। इसमें 16 जुलाई 1945 में ये घटना हुई थी। 16 जुलाई 1945 में हिरोशिमा जो घटना हुई थी 16 जुलाई 1945 में हुई थी। अब देखिए, इसमें ये था कि और 5 में इसमें 5 ये सुबह की 5:20 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य में अलामो गोर्डो के रेगिस्तान में हुए एक विस्फोट ने मानव की एक ऐसा संहारक अस्त्र दिया जो अणु बम के नाम से जाना। यह बम के जनक थे डॉक्टर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। अब मानवीय त्रासदी की जंजक इस कविता हिरोशिमा में कवि जहाँ एक और एटम बम के मार की भयावह स्थिति का बिंब रचता है, वहीं दूसरी ओर ये कविता कवि की रचना प्रक्रिया की ओर संबंधित क्षण के महत्व को वर्णित करता है। देखिए, अज्ञों का ये जो है सृजित हिरोशिमा उनकी भाव दृष्टि एवं रचना प्रक्रिया दोनों के साथ रेखांकित करती है। ऐसा इनकी रचनाओं में हुआ है। जैसा कि देखा गया है कि इनकी जो रचना थी हिरोशिमा, इससे इन्होंने वर्णन किया एक दुखांत ट्रेजेडी जैसी घटना घटित थी। जैसा कि इनकी आगे वाली कविताओं में आपने देखा
कि सबसे पहले कविता में नदी के दीप, जिसमें इन्होंने व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति को कहा कि समाज और संस्कार के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। पहली कविता नदी के दीप में इन्होंने यही समझाया कि समाज में जो है संस्कार के बिना और व्यक्तित्व के बिना समाज में कोई स्थान नहीं होता। और कलगी बाजरे में इन्होंने उपमानों के बारे में बड़ा किया कि जो नायिका है, जो प्रेयसी है, उसको नए उपमानों, नए प्रतिबिंबों जैसी कल्पना से अपनी प्रेयसी का वर्णन किया है। और है यह दीप अकेला में इन्होंने एक दीप को बताया कि एक ऐसा व्यक्ति, जैसा कि देखिए इनके नदी के दीप में इन्होंने व्यक्ति का समाज के प्रति, कि समाज में कैसा स्थान होना है, उसका अस्तित्व, उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए। फिर है कलगी बाजरे में, दूसरी जो कविता है कलगी बाजरे की, उसमें जो है कलगी बाजरे में जो है उन्होंने एक ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो कैसी, उसको नए उपमान से वर्णन किया है, बाजरे से उसकी उपमा दी गई है। इन्होंने अज्ञे का ये नई कविता प्रतीकवादी, प्रयोगवादी जैसा लक्षण इनकी सारी कविताओं में दिखाई देता है। और यह दीप अकेला में इन्होंने एक दीप मतलब एक ऐसे मानो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान कि उसको समाज को इसे स्थान पर पहुंचाना जरूरी है, नहीं तो उसकी सारी कला धरी की धरी रह जाएगी। उसको तभी सार्थक उसका जीवन होगा जब उसको उस स्थिति में डाल दिया जाए जहां उसकी ज़रूरत है, उसको वहां पहुंचा दिया जाए, जैसा कि इनकी कविता में देखा। और फिर इनकी कविता है सामग्री का नैवेद्य दान। सामग्री का जो नैवेद्य दान था उसमें इन्होंने एक निर्गुण ब्रह्म, एक मन की, एक जो पूजा, सच्ची पूजा होती है, जो आस्था, जो विश्वास ईश्वर के प्रति होना चाहिए, वो दिखावा नहीं होना चाहिए, वायडंबर नहीं होना चाहिए, वो अपने मन की, एक मन की पूजा, उन्होंने मन से पूजा की, जैसे मन से ही समर्पण कर दिया, अपने भावों का समर्पण। यहाँ पुष्पों का समर्पण नहीं था, भावों का समर्पण कर दिया। यहाँ अज्ञे ने अपने भाव रूपी पुष्पों का समर्पण कर दिया। और फिर है इसके बाद जो कविता थी हिरोशिमा, जो हिरोशिमा थी उसमें इन्होंने एक ऐसे अकाल पीड़ित, जो 16 जुलाई 1945 को जो घटना घटित हुई, ऐसा दुखांत घटना जो हृदय को क्या करता है, द्रवित कर देता है, ऐसी रचना एकदम अनुभव पे आधारित नया करने पर ऐसी रचना इन्होंने की, इन्होंने इसमें जो है अज्ञे जी ने हिरोशिमा को जो दिया, इसमें मानव त्रासदी का व्यंजक कविता बन गई और कवि की एक एटम बम के मार की भयावह स्थिति का जैसे चित्र खींच दिया हो। ऐसी कविता पढ़ने के बाद ऐसे लगता है जैसे वो चित्र आपके सामने बिल्कुल आ गया हो, बिल्कुल प्रकट हो गया हो, ऐसा वर्णन होता है। अब इसमें देखिए इस बम में विस्फोट, उससे पैदा हुई गर्मी के आसपास की सब चीज़ें क्या हो गई, मोम की तरह पिघल गई। इसमें दिया नहीं है कि छाया मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वर्षा सहसा बीचों बीच नगर में, काले सूर्य के रथ में पहियों के जोआरे टूटे हुए। देखिए इसमें दिया है कि वो कुछ क्षण के लिए उदय हुआ और मोम की तरह, कहते छाया मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, छायाएं जो जितने लंबे थे जैसे थे वो वैसी छायाएं बनी है, मानो ही सब भाप हो गए, जैसे मोम की तरह सबको क्या कर लिया, सोख लिया हो। ऐसा इस बम के विस्फोट में पैदा हुई गर्मी के आसपास की सब चीज़ें मोम की तरह पिघला दिया। इसकी आग ने कम से कम कई 80,000 आदमियों को तत्काल मार डाला था, जैसा कि घटना में हमने बताया कि गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसने ही 3 दिन बाद अमेरिका के नागासाकी पर भी दूसरा बम डाला गया। कितना दर्दनाक रहा होगा। और ऐसा वर्णन इन्होंने किया है कि ये चित्र बिल्कुल आपके सामने उभर आ रहा है कि ऐसा घटना, ऐसा वर्णन शायद अज्ञे ही कर सकते हैं, और इन्होंने ऐसा करके दिखाया अज्ञे ने। और इनकी रचनाओं में देखा गया है कि अज्ञे की रचना, इनको कई पुरस्कार भी मिला गया था। शेखर एक जीवनी उपन्यास था जो, और कथा साहित्य में नदी के दीप था। और ये इनके बारे में शिक्षा संस्कार तो इनका हिरानंद शास्त्री इनके पिताजी थे। और ये 1956 में कुल्लू और अल्मोड़ा का भ्रमण किया और अगस्त में 1957 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जापान, थाईलैंड, मतलब हर जगह ये घूमने गए थे। वहाँ की जगहों को देखा, उसको अनुभव किया और उसी पे इन्होंने वर्णन किया। जैसे कि इसी यात्रा के दौरान वे वियतनाम भी गए। अप्रैल सन 1958 में भारत लौटे। इस यात्रा में उन्हें हिरोशिमा और सामग्री का नैवेद्य दान कविता लिखने की भावभूमि मिली। उन्होंने 1958 से 1960 के 2 वर्ष की उनकी साहित्यिक गतिविधियों एवं रचनात्मक क्रियाशीलता से परिपूर्ण रहे और सन 1949 में
सप्तकों के क्रम में अज्ञे ने तीसरा सप्तक, जैसे सप्तकों के जन्मदाता भी यही माने गए हैं, प्रणेता माने गए हैं। और सन 1960 में उन्होंने स्वसिद्ध सुमित्रानंदन पंत की षष्ठी पूर्ति के उपलक्ष्य में उन्हें समर्पित किए जाने वाले महान ग्रंथ रूपांभरा का संपादन किया। देखिए इन्होंने इस यात्रा में उन्होंने यूरोप के आध्यात्मिक जगत में संपर्क स्थापित किया। यहाँ की अनुभूति को जिन्होंने चंक्रांत शिला शीर्षक कविताओं में व्यंजित किया। सितंबर 1961 में जुलाई 1964 तक के लिए अज्ञे की नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले अमेरिका में भारत संस्कृति और साहित्य विषय के अध्यापन हेतु हुई। वे सितंबर के बर्कले गए और बीच बीच में स्वदेश वापसी अंतराल जुलाई 1964 तक प्रायः वहीं रहे। अक्टूबर नवंबर 1964 में टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रबंधकों में ऐसी पत्रिका निकालने की योजना बनाई जिसमें कला, संस्कृति, राजनीति, साहित्य, विज्ञान, क्रीड़ा आदि सभी राष्ट्रीय गतिविधियों का। अब देखिए यज्ञ जी दिनमान पत्रिका के थे और इनका विवेक अज्ञे का व्यक्तित्व बहुआयामी था। इनके व्यक्तित्व को उद्घाटित करने वाली दो विशेषताएं हैं, उनकी निरंतर कर्मशीलता, उदात्तता और आत्मदीप्ति, उनका मितभाषी, मौन आग्रही एवं एकांत प्रिय होना, उनके द्वारा नवसृजता की सर्जना संवर्धना, उनकी यावर वृत्ति, उनकी रहनी सहनी, संयम, संतुलन और उनका बहिरंग भव्य रूप, ऐसा उनका अज्ञे का रूप था। और देखिए इन्होंने अथक और अथिक यायावर थे। सारा जीवन पैरों के चक्र बांध कर बहता पानी निर्मला के सिद्धांत पर चलते रहे, घूमते रहे। और इनका यही वर्णन कहते हैं कि मराठी के आधुनिक वरिष्ठतम कवि बिंदा कर्णिक अज्ञे को लेकर मेरे दिमाग में यही दो वाक्य जमकर बैठ गए हैं कि टू सी हिज वाट टू बी हैप्पी एंड टू हियर हिम वाज टू बी रिफाइंड, यानी कि उन्हें देखना आनंदानुभूति भी थी और उन्हें सुनना खुद का परिष्कृत होना था। इस हिप्टामी पर्सनालिटी से लेकर मैं बहुत बहुत खुश हुआ। अज्ञे का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे किसी भी कोने अंतरे बैठे हों, पर चूंकि वे बैठे हैं इसलिए वही स्थान सबसे महत्वपूर्ण लगने लगता था। विचित्र प्रभा मंडल बिखेरते थे। वे चारों ओर स्पष्ट है शारीरिक सौंदर्य बेहद आकर्षक और मनमोहक रहा था। उनका हिंदी साहित्य में अज्ञे एक दबंग नाम रहा है जिसका जितना विविधतापूर्ण, समकालीन, विचार प्रखर, सशक्त उनका लेखन था, उतना ही वैविध्य भरा और आवेग में उनका जीवन था। वह अपनी शालीनता, मृदुता और मान तथा अतिशय गांधीर्य से एक भव्य, शांत, संयंत्र, सुदर्शन व्यक्तित्व को प्रतिनिधित्व करते थे। रचनाकर्म इनका देखिए जानते हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर और बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए। बावरा अहेरी में ही इनकी रचनाएं थी। और अरु और करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सुनहले सवाल, कितनी नावों में कितनी बार, इस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, फिर महावृक्ष के नीचे नदी की बांक पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। और फिर उपन्यास इनका था शेखर एक जीवनी और नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, छाया में खल, कहानी थी लौटती पगडंडिया और छोड़ा हुआ रास्ता। अज्ञे की सभी कहानियों के पास सर्जक अज्ञे की भांति प्राय विचारवान, चिंतनशील, जिज्ञासु, क्रांतिकारी और प्रतिभा संपन्न दिखाई देते हैं। शिल्प की दृष्टि से उनकी कहानियाँ अभिनव शैल्पिक प्रयोग हैं। अज्ञे की सबसे ज़्यादा हितकर बताते हैं कि वो विचारमान थे और चिंतनशील थे। और इनकी यात्रा संस्मरण था अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। और नाटक था इनका उत्तर प्रियदर्शी, चिंतन मुद्रा एवं विचार विवेक। और भवंती अंतरा, शाश्वती, आलवार, संतवर, त्रिशंकु, जोग लिखी, अद्यतन और कहाँ है द्वारका, कविदृष्ट, अवात्मालोक, आत्मनेपद था, लिखी कागज कोरे, आत्मपरक, स्मृति लेखा, सब रंग और कुछ राग। संपादन इन्होंने किया था तार सप्तक का, दूसरा तार सप्तक, होमवती स्मारक और साहित्य का परिवेश, साहित्य और समाज परिवर्तन की प्रक्रिया, सामाजिक यथार्थ और कथा भाषा और जन जनक जानकी आदि। और इन्होंने देखिए पुरस्कार सम्मानित तो नागरिक प्रचारणी सभा पुरस्कार मिला था इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और फिर
स्वरमाल पुरस्कार, भारत भारतीय पुरस्कार उपाधियां थी। इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई और सन 1971 में उज्जैन के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में डीएलएड की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। देखिए, इनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य रहता है, प्रकृति राग है, काव्य समीक्षा इनका भावगत वैशिष्ट्य है। इनकी रचनाओं में आपने देखा है कि कई वर्णनों का वर्णन किया गया है, जैसा कि इनकी हिंदी की प्रकृति के जीवन चित्रण के क्षेत्र में आगे में बड़ा दूसरा कोई कवि नहीं है, ऐसा इनकी रचनाओं में देखा गया है। जैसा कि आपने आज प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवि आगे के बारे में जाने, अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे इनके और रचनाओं के बारे में।